जेफ इस वक्त फंस चुका है, लेकिन ये जेफ है। और जैसे कि प्रीवियस एपिसोड्स में मैंने आपको बताया कि ये इतना कॉन्फिडेंटली और इतना कामली झूठ बोलता है कि सामने वाला जो है वो उसकी बात पर यकीन करने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता। और वो उन पुलिस ऑफिसर से कहता है, ये मेरा दोस्त है, ये 19 साल का है, इसने कुछ ज़्यादा ड्रिंक ले ली है, इसकी वजह से ये ऐसे हो गया, आप परेशान ना हो, मैं इसको ले जाता हूँ, मैं इसको ले जाता हूँ। यार तुम बाहर कैसे निकल आए, चलो मेरे साथ, चलो चलो। और गेलिंडा चिल्लाती रह जाती हैं, चीखती रह जाती हैं, लेकिन पुलिस उस बच्चे को जेफ के साथ जाने देती है और वहाँ से चली जाती है। गेलिंडा भी बहुत परेशानी के आलम में और अफसुर्दगी के साथ वापस चली जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। पुलिस ने मेरी बात नहीं सुनी है, लेकिन कुछ बहुत ही गलत हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। बहरहाल जेफ उसको वापस अपने रूम में लेके जाता है और वहाँ ले जाके वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें अपना ज़ॉम्बी बना दूंगा। और फ्रेंड्स, मुझे ये बताते हुए भी बहुत उलझन हो रही है और मैं इसको बताना नहीं चाहती, लेकिन क्योंकि एक स्टोरी है, एक फैक्ट है जो हो चुका है पास्ट में, आपसे उसको बताना है। वो ड्रिल से उसके यहाँ पे, उस बच्चे के यहाँ ड्रिल करता है और यहाँ ड्रिल करने के बाद यहाँ से एसिड अंदर डालता है उसके ब्रेन के, क्योंकि वो उसको अपना ज़ॉम्बी बनाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, ताकि वो हमेशा उसके पास रहे और उसको छोड़ के कभी ना जाए। लेकिन उसके बाद क्या होता है उस बच्चे के साथ? 14 साल का बच्चा बहुत ही अजियतनाक मौत मर जाता है। लेकिन ये जेफ है, जेफ को किसी पे रहम नहीं आता है। और इस बच्चे के साथ भी वही होता है, उसके कुछ बॉडी पार्ट्स को अपने फ्रिज में रख लेता है, अगर उसका दिल करता है तो किसी का दिल निकालता है, उसको फ्राई करता है और उसके बाद उसको खाता है, क्योंकि जेफ कैनिबल भी है। जी, जेफ एक कैनिबल भी है। वो सिर्फ मर्डर ही नहीं है, वो एक कैनिबल भी है। जेफ का ये सिलसिला चलता रहता है और इसी तरह एक और लड़का उसका शिकार होता है। वो एक डेफ लड़का होता है, उसके साथ जेफ के काफ़ी टाइम गुजरता है, बड़ी दोस्ती हो जाती है। उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में वो मर्डर नहीं उसका वो करता, लेकिन कुछ वीक्स के बाद उसका भी मर्डर हो जाता है। इस तरह करते करते जेफ 17 यानी कि 17 लड़कों का मर्डर कर देता है। अब इसी तरह वो एक लड़के को नाइट क्लब से अपने घर लेकर आ रहा होता है, कि जब उसको घर लेकर आता है, वो लड़का थोड़ा सा तेज़ होता है। वो जब जेफ के घर जाता है तो उसको घर के अंदर एंटर होते ही बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है, और वो जेफ से पूछता है कि ये इतनी गंदी स्मेल किस चीज़ की है। तो जेफ बहरहाल उसको कुछ ना कुछ कहकर मुतमईन कर देता है। अब वो लड़का उसके अपार्टमेंट को देख रहा है और अजीब सी उसको चीज़ें नज़र आ रही हैं। उसको उसके बेडरूम में एक इतना बड़ा ब्लू कलर का ड्रम नज़र आता है। वो पूछता है इस ड्रम में क्या है। इस पे भी जेफ उसको कोई जवाब देकर मुतमईन करने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़के की जो सिक्स्थ सेंस है वो उसको कहती है कि कुछ गड़बड़ है और यहाँ से भागो, फौरन भागो। वो जेफ से कहता है कि मेरी बात सुनो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं बैठना चाह रहा, मैं जाना चाह रहा हूँ, तो मैं चलता हूँ, बस मैं जा रहा हूँ। जेफ उसको रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकता। अब इसी रोकने ना रुकने में उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और हाथापाई शुरू हो जाती है और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। उस लड़के के हाथ में कोई चीज़ आती है और वो जेफ के सर में दे मारता है। उसके बाद वो सारे लॉक्स खोलता है और वहाँ से भागता है। वो तब तक भागता रहता है सड़क पर, तब तक भागता रहता है जब तक उसको एक पुलिस की जो गाड़ी है वो नज़र नहीं आती। जैसे ही उसको पेट्रोलिंग पुलिस नज़र आती है, वो उनसे कहता है हेल्प मी, मेरी मदद करो, वो मुझे मारना चाहता है, मेरी मदद करो, वो मुझे मारना चाहता है। वो पुलिस फ़ौरन उसके पास जाती है और उससे पूछती है कौन मारना चाहता है, क्या हुआ है, कुछ बताओ। और वो लड़का उनको कहता है कि मेरे साथ चलो, और वो उनको लेकर जेफ के अपार्टमेंट की जानिब जाता है। अब पुलिस ऑफिसर जैसे ही उस लड़के के साथ जेफ की अपार्टमेंट पे जाते हैं, जेफ हमेशा की तरह बहुत रिलैक्स खड़ा होता है और हर बात का बड़ा रिलैक्सिंग अंदाज में जवाब देता है। पुलिस ऑफिसर अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं और वो जो लड़का होता है जिसने कंप्लेन की होती है वो भी साथ होता है, और वो मुसलसल कह रहा होता है इसकी किसी बात में मत आना, इसकी किसी बात में मत आना, इसके घर की तलाशी लो, इसके घर की तलाशी लो। एंड फ्रेंड्स, जब पुलिस ऑफिसर जेफ के घर की
तलाशी लेते हैं तो उनके लिटरली होश उड़ जाते हैं। वो जेफ के बेडरूम में जाते हैं, वहाँ और भी गंदी स्मेल होती है। कारपेट पे, मेट्रेस पे, जगह जगह खून के धब्बे। एक बहुत बड़ा ड्रम, ब्लू कलर का ड्रम एक कॉर्नर पे पड़ा हुआ है। उसकी ड्रॉर खोलते हैं तो अंदर पिक्चर्स निकलती हैं, डेड बॉडीज की पिक्चर्स। जेफ जब किसी का मर्डर करता है और जब उसके बॉडी पार्ट्स एक एक करके अलग कर रहा होता है तो वो उनकी अलग अलग पिक्चर्स बनाकर अपने पास रखता है। ये देखने के बाद और उस ड्रम के ऊपर से कवर हटाने के बाद जब उसके अंदर वो इंसानी हड्डियों को देखते हैं और उसका जब वो फ्रिज खोलते हैं और उसके अंदर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पड़े हुए होते हैं, एक इंसान का, उसके फ्रीजर में एक इंसान का सर पड़ा हुआ होता है, वो उसी वक्त उसको पकड़ कर ले जाते हैं। और अब जेफरी पकड़ा जा चुका है। जेफ पर केस चलते हैं और जब उसकी इन्वेस्टिगेशन खुलती है तो आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि उसने 9 साल पहले पहला कत्ल किया था और वो कत्ल किया था स्टीवन हिक्स का। और उसके बाद उसने जब कत्ल का सिलसिला उसका शुरू हुआ, एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ और उसने 17 जानें ली। और मज़े की बात यह है कि जब इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो ऑफिसर होते हैं वो उससे इन बातों के बारे में पूछते हैं तो वो किसी भी बात से इनकार नहीं करता, बल्कि वो उनको वो बातें भी बताता है जो इन्वेस्टिगेशन में वैसे सामने नहीं आती। जब उसको बताया जाता है कि जिन लड़कों के उसने कत्ल किए हैं और जिसका सबसे पहले कत्ल किया है उसका नाम स्टीवन हिक्स था, तो जेफ कहता है, ओह अच्छा, उसका नाम स्टीवन हिक्स था और वो होटल वाले लड़के का नाम भी स्टीवन था। हाँ हाँ, मुझे इनके नाम नहीं पता। बहरहाल उसको सजाए मौत होती है और उम्र कैद होती है। जेफ के फादर लाइनल को बुलाया जाता है और जब उनको ये सब बताया जाता है तो ये सब जानने के बाद लाइनल बहुत बुरी तरह से रोना शुरू कर देते हैं और रोते रोते वो सिर्फ एक बात करते हैं कि ये जेफ का कसूर नहीं है, ये मेरा कसूर है, आप मुझे पकड़िए, मैं कसूरवार हूँ, मेरी गलती है। मैं समझता था कि इसको शायद टैक्सीडेरिमी में इंटरेस्ट है, तो उसके इंटरेस्ट को देख के मैंने अपने बेटे को ये सब कुछ सिखाया, कैसे टैक्सीडेरिमी करते हैं, क्या करते हैं, कौन क्या होता है और क्या नहीं होता है। मेरा बेटा तन्हाई का शिकार है, उसको एक खौफ था कि जो भी उसका दोस्त है या जो भी उसको प्यारा है वो उसको छोड़ के कभी ना जाए। वो मुझसे कहता था कि मुझे अपने साथ रखें, लेकिन मैंने उसको कभी अपने साथ नहीं रखा। लेकिन अब वक्त गुजर चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता सिवाय अफसोस के और सिवाय हाथ मलने के। जेफ अब जेल में है और उसको अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है और जेफ डिसाइड करता है कि वो बैप्टाइज होगा और आइंदा जितनी भी उसकी ज़िंदगी है वो जेल में कटे या जहाँ भी कटे, वो ना किसी से लड़ाई करेगा और ना ही अब दोबारा किसी का कत्ल करेगा। और जेफ के जो बैप्टाइज होने के बाद जेफ के बिहेवियर में बहुत अच्छा चेंज आता है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता और बहुत अच्छे तरीके से सबके साथ इसके टर्म्स चल रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे एक और प्रिजनर होता है जिसका नाम क्रिस्टोफर होता है और उसको जब जेफ के बारे में ये पता चलता है कि जेफ ने इतने कत्ल किए और स्पेशली जब उसको उस बच्चे के बारे में, उस 14 साल के बच्चे के बारे में पता चलता है कि इसने उसको इतनी बेदर्दी से मारा है, तो वो जेफ से शदीद नफरत करता है। वो बहुत बार जेफ पर हमला करता है और उसको मारता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसको छुड़ा लेते हैं और जेफ बच जाता है। लेकिन एक दिन उसको मौका मिल जाता है और वो मौका उसको कैसे मिलता है कि जेफ जो जेल का जिम है वहाँ पर क्लीनिंग का काम कर रहा होता है कि क्रिस्टोफर वहाँ से गुजरता है और वहाँ उसको देखने के बाद उसको एकदम से गुस्सा चढ़ जाता है। बहरहाल उसको क्लीन करने के बाद जेफ वहाँ से वॉशरूम क्लीन करने के लिए जाता है और क्योंकि वॉशरूम में कैमरास नहीं होते, क्रिस्टोफर को मौका मिल जाता है। वो जिम से एक डंबल उठाता है और आहिस्ता आहिस्ता जेफ के पीछे जाता है और उसके सर पे दर पे वार करता है। वो तब तक जेफ को मारता रहता है जब उसका चेहरा पूरी तरह से मस्क नहीं हो जाता और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। पुलिस ऑफिसर आते हैं, उनको पता चलता है
और जब वो ये देखते हैं तो ये देखने के बाद वो लायनल को कॉल करते हैं जो जेफ के फादर हैं, और उसके बाद जेफ, आपको पता है कि अब वो मर चुका है, वो दुनिया में नहीं है। लेकिन एक बात जो नोट करने वाली है कि जेफ का मर्डर बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल उसी चीज़ के साथ होता है जिस तरह और जिस चीज़ से जेफ ने अपना पहला मर्डर यानी कि स्टीवन हिक्स का मर्डर किया होता है। ये कहानी थी जेफरी डैमर की। आप इसको इंटरनेट पर देख सकते हैं, गूगल पर आप इसको सर्च कर सकते हैं। और लायनल डैमर, जॉयस डैमर, जो कि जेफरी डैमर के पेरेंट्स हैं, और इसका एक भाई डेविड डैमर भी है। और 1994 में 34 साल की एज में जेफ जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। और नेटफ्लिक्स ने लास्ट ईयर इस पे डैमर के नाम से एक सीरीज़, एक लिमिटेड सीरीज़ है, वो भी लॉन्च की थी, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा जेफ डैमर या जेफरी डैमर, ये मॉन्स्टर ऑफ मिलवॉकी के नाम से बहुत सारी इस पे डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, आप इसको देख सकते हैं। और मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर देखिए, अगर आप ये सब बर्दाश्त कर सकते हैं, ताकि आपको भी पता चले कि दुनिया में ऐसे इंसान भी हैं, ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल, आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, एक नई थ्रिलिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।